ओम श्री गणेशाय नमः। देखिए, जन्म कुंडली के फलादेश में भाव की प्राथमिकता होती है। ये भाव है प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव। इनमें अलग अलग राशियां हो सकती हैं। इन कोई भाव में किसी की वृष राशि हो सकती है, लेकिन स्वभावतः ये द्वादश भाव हैं। इनमें कौन सी राशियां हैं, ये दूसरा विषय है। पहला भाव, दूसरा भावेश। भाव का स्वामी, भाव का अधिपति कौन है, उसे भावेश कहते हैं। तो भाव, भावेश और कारक, तीन चीज़ों का हिसाब है। ये भाव है, देखिए ये प्रथम भाव है, इसमें कोई भी राशि हो सकती है। यहाँ पर हम वृष राशि लिख देते हैं, तो ये वृष लग्न हो गया। प्रथम भाव में वृष राशि हो गई, तो द्वादश भाव में स्वतः मेष राशि यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर मिथुन हो जाएगा धन भाव में, और तृतीय भाव में जो है कर्क राशि हो जाएगी। चतुर्थ भाव में सिंह राशि हो जाएगी। पंचम भाव में कन्या राशि हो जाएगी। षष्ठ भाव में तुला राशि हो जाएगी। सप्तम भाव में वृश्चिक राशि हो जाएगी। अष्टम भाव में धनु राशि हो जाएगी, और नवम भाव में मकर राशि हो जाएगी। दसम भाव में कुंभ हो जाएगी, और एकादश भाव में मीन राशि हो जाएगी। देखिए, अब ये भाव प्रथम है, लेकिन यहाँ पर लग्न वृषभ है, वृष लग्न है, प्रथम भाव है। लग्न में प्रथम जो भाव होता है, इसे लग्न कहते हैं। उसमें यहाँ पर वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। ये तो एक बात हुई। भाव में बैठा हुआ ग्रह और भाव का स्वामी कहाँ है, ये दूसरी बात होती है। अब इसके अलावा भाव में बैठा हुआ ग्रह, भाव की राशि और भाव में बैठी हुई राशि का स्वामी भावेश कहा जाएगा। तो भाव पहले देखा जाएगा। भावेश उस राशि का स्वामी जिस भाव का विचार कर रहे हैं, वह भावेश कहा जाएगा। भाव और भावेश के अतिरिक्त एक बात का विचार और करना चाहिए, जिसे कारक कहते हैं। देखिए, ये कारक बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी जन्म कुंडली का फलादेश करने से पहले हमको तीन बातों की आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। पहली जानकारी, कौन सा भाव है, भाव में कौन राशि है, कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, और अलग बातें बहुत सारी हैं। कौन देख रहा है उस भाव को, वो अलग बातें हैं। अभी यहाँ पर केवल भाव में बैठा हुआ ग्रह और भाव में जो राशि है उसका स्वामी, उसके बारे में विचार करने के उपरांत हम विचार करेंगे कारक का। इसको कहते हैं भाव कारक। तो यहाँ पर वृषभ लग्न है, और वृषभ लग्न में सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य बैठा नहीं है, ये इसका कारक है। हमने यहाँ पर लिख दिया इसको समझाने के लिए आपको। तो पहले भाव का कारक होता है सूर्य। देखिए, अब हमने देखा कि पहले भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं है, छठे, आठवें, 12वें में है किसी कुंडली में, या पाप ग्रहों के साथ है किसी कुंडली में। लग्न का मालिक अगर इसको वृष लग्न को माने तो उसका नाम स्वामी होगा शुक्र। अगर आपके कुंडली में देखिए, हो सकता है उसका स्वामी हो मंगल या सूर्य। सिंह लग्न होने पर सूर्य होगा, मेष लग्न होने पर मंगल होगा लग्न का स्वामी। अब लग्न का स्वामी मंगल तो 12वें में चले गया माना कि, और लग्न में कोई पाप ग्रह बैठ गया, शनि, तो आप समझ लीजिए कि भावेश भी कमज़ोर पड़ गया और भाव में भी खराब ग्रह बैठ गया। तो आदमी का स्वास्थ्य बढ़िया नहीं कहा जाएगा। इसमें स्वास्थ्य खराब रहेगा, व्यक्तित्व में कुछ कमी रहेगी। लेकिन लग्न का कारक सूर्य होता है। लग्न का कारक
सूर्य अगर अच्छी पोजीशन में है, अगर सूर्य सिंह राशि में है, मेष राशि में है, बलवान कोई स्थिति में है, तो आदमी की कुंडली में भाव दूषित होने के कारण भी या भाव के मालिक के कमज़ोर हो जाने के बावजूद भी आदमी का व्यक्तित्व अच्छा होगा। इसे कहते हैं कारक। तो जो है लग्न का कारक, प्रथम भाव का कारक सूर्य होता है। यहाँ पर लिख दिया है, देखिए, प्रथम भाव सूर्य, तृतीय भाव बृहस्पति, तृतीय भाव मंगल, चौथे भाव में चंद्रमा और बुध, पांचवें भाव के कारक बृहस्पति, ऐसे क्रमशः लिखा हुआ है। अब आइए, दूसरे भाव के कारक होते हैं बृहस्पति। अब दूसरे भाव में पाप ग्रह बैठा हो, दूसरे भाव का स्वामी कमजोर हो, लेकिन बृहस्पति बलवान हो, तो आदमी फिर भी धनवान होगा। ये इस प्रकार कारक का फलादेश करते हैं। अब आइए, तीसरे भाव का कारक होता है मंगल। इस बारे में भी ऐसे ही विचार किया जाएगा कि भाई तीसरे भाव का स्वामी कमजोर है, वहाँ खराब ग्रह बैठे हैं, लेकिन मंगल मजबूत है, बलवान है। मंगल के बलवान उच्च का है, स्वराशि का है, मित्र राशि में है, वर्गोत्तम है और अच्छे अंशों में है, तो भी ये तीसरे स्थान को मजबूत कर देगा। भले ही यहाँ पर मंगल नहीं है, कहीं मंगल होने पर तो खराब होता है, लेकिन मंगल कहीं अच्छी स्थिति में हो तो मंगल भ्रातृ स्थान का, सहज स्थान का कारक होता है। अब आइए, चंद्रमा और बुध। ये चंद्रमा बुध चौथे भाव के कारक होते हैं। अब चौथे भाव में कमज़ोर ग्रह हैं, वहाँ खराब ग्रह देख रहे हैं, भाव का मालिक भी कमज़ोर है, लेकिन चंद्रमा और बुध अच्छे हैं, तो आदमी को जीवन में सुख मिलेगा। ये कारक से हम फलादेश कर सकते हैं। तो इसे याद करना, समझना नए विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है। तो चौथे भाव का कारक होता है चंद्रमा और बुध। पांचवें भाव का कारक बृहस्पति होता है। बहुत बार आपने देखा होगा, आदमी की जन्म कुंडली में पांचवें भाव में शनि बैठा होता है, राहु केतु बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी वह विद्वान होता है, पढ़ने में होशियार होता है। उसका कारण यही है कि बृहस्पति उनकी अच्छी स्थिति में होता है। तो पंचम का कारक भी बृहस्पति है। अगर बृहस्पति अच्छी पोजीशन में होगा, अच्छी परिस्थिति में होगा, कुंडली में बलवान होगा, तो भी विद्या अध्ययन होगा, चाहे पांचवें भाव में खराब ग्रह क्यों न बैठे हों या पांचवें स्थान का स्वामी कमजोर ही क्यों न हो। अब आइए, छठे भाव का कारक होता है शनि और मंगल। ये शत्रु और रोग स्थान है। ये छठे स्थान का जो कारक शनि और मंगल अगर बलवान हो, तो उस आदमी को जल्दी रोग नहीं घेरते, या ये कहिए कि उसके शत्रु प्रभावी नहीं हो सकते। चाहे छठे स्थान में कोई शुभ ग्रह ही क्यों न बैठ जाए, छठे ग्रह स्थान पर शुभ ग्रह का बैठना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शनि मंगल अगर बलवान हो तो उसके विरोधी उसके सामने नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि षष्ठ भाव के कारक शनि और मंगल होते हैं। अब सातवें भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव का कारक शुक्र होता है। ये दाम्पत्य जीवन का सुख देता है, संसार के अनेकों सुख सुविधाएं देता है जो गृहस्थ के बाद आवश्यक होती हैं। तो अगर शुक्र यहाँ का जो कारक होता है शुक्र है, अब इस भाव में पाप ग्रह बैठे हों और पाप ग्रह देखते हों, भाव का स्वामी भी कमज़ोर हो, लेकिन शुक्र बलवान हो कहीं पर भी, तो सप्तम भाव को मजबूत करेगा। इस प्रकार से कारक का फलादेश होता है। यही नियम सब जगह लागू होगा। तो देखिए, सप्तम का कारक शुक्र होता है, अष्टम भाव का कारक शनि होता है। कारक का पर्याय उस स्थान का ये ध्यान रखता है, चाहे बलवान ग्रह हों और वहाँ पर पाप ग्रह हों, कोई भी हों, अष्टम का कारक शनि होता है। ऐसे ही नवम स्थान का कारक सूर्य और बृहस्पति होते हैं। नवम स्थान कमज़ोर है, नवम स्थान का मालिक कमज़ोर है, लेकिन सूर्य और बृहस्पति अच्छे हैं, तो वह आदमी भाग्यशाली होगा, क्योंकि नवम स्थान का कारक है सूर्य और बृहस्पति। यही नियम दसम भाव में भी लागू होगा। दसम भाव के कारक होते हैं सूर्य, बृहस्पति, बुध
शुक्र एवं शनि ये रोजगार के कारक हैं, ये राज्य के कारक हैं। राज्येश चाहे कमज़ोर क्यों न हो, दसम भाव का स्वामी कमज़ोर क्यों न हो, दसम भाव में कोई पाप ग्रह क्यों न बैठे हों, या दसम भाव को कमज़ोर करने वाले ग्रह क्यों न बैठे हों, दसम का स्वामी कमज़ोर हो गया हो, तो इन परिस्थितियों में भी शुक्र, क्षमा करें, दसम स्थान के जो 4 कारक ग्रह हैं, सूर्य, बृहस्पति, शुक्र, शनि, तो तब भी आदमी को कार्य क्षेत्र अच्छा मिलेगा। ऐसे ही आमदनी स्थान की बात है। आय स्थान, आय स्थान का कारक बृहस्पति होता है। जो जिस स्थान के कारक हैं वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं। आय स्थान का कारक बृहस्पति है, और बृहस्पति अगर बलवान होता है तो जिंदगी में आदमी की आमदनी होती है, चाहे एकादश का स्वामी कमजोर ही क्यों न हो, या एकादश स्थान में पाप ग्रह क्यों न बैठे हों, या एकादश स्थान कमजोर बन रहा हो किसी परिस्थिति से, लेकिन बृहस्पति बलवान हो तो आमदनी होगी। ये व्यय स्थान है, व्यय स्थान का कारक शनि है, उसकी ड्यूटी है व्यय बढ़ावे। तो शनि अगर कहीं भी बैठा हो लेकिन व्यय स्थान को प्रभावित ये करेगा, क्योंकि यहाँ का कारक ग्रह है। कारक ग्रहों का अपना स्वभाव अपनी जगह पर है। जैसे शनि 12वें स्थान पर होना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन 12वें स्थान का वह कारक होकर के कहीं और जगह भी बैठा हो अच्छी जगह पर, 12वां स्थान कमजोरी क्यों न हो, तो उस स्थिति में शनि 12वें स्थान का कारक होता है, उसको सहयोग करता है। तो शनि 12वें स्थान व्यय को सहयोग करेगा। तो जैसे जैसे स्थान है उसी के आधार पर वो कारक ग्रह उसको सहयोग करेंगे। तो अब ये आपके बात समझ में आ गई ये बात आपके कि 3 चीज़ों का विचार बहुत ज़रूरी है किसी भी जन्म कुंडली का विचार करने के लिए। भाव, भावेश और कारक। भाव, भावेश एवं कारक तीनों के बलवान होने से भाव को पूर्ण बल मिलता है। अगर लग्न का स्वामी बलवान हो, लग्न में अच्छा ग्रह बैठा हो और लग्न का कारक सूर्य भी बलवान हो, तो आदमी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही हर जगह की बात होगी। चौथे स्थान में अच्छे ग्रह बैठे हों, चौथे का कारक बलवान हो और चौथे का स्वामी बलवान हो, तो भाव, भावेश, कारक, इस सिद्धांत के आधार पर वो स्थान बलवान हो जाएगा। अब तीनों में से 2 कमज़ोर हों, 1 बलवान हो, तो थोड़ा कमजोरी तो रहेगी इसमें। अगर 2 बलवान हो, 1 कमज़ोर हो, तब भी बलवान रहेगा। अब 3 के 3 कमज़ोर हो जाएं तो भाव बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ये भाव कारक के बारे में हमने आपको बताने का प्रयास किया। एक तो होते हैं भाव कारक, जैसे सूर्य आदि जो ग्रह हैं अलग अलग भावों के 12 भावों के कारक होते हैं, जो इसमें लिख दिए गए हैं, आपने देखा भाव के अनुसार। इसके अलावा स्थिर कारक भी होते हैं। तो स्थिर कारक ग्रहों के होते हैं, भाव के स्थिर कारक एवं ग्रह जो स्थिर कारक होते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, स्थिर कारक, सूर्य जो ग्रह है वह राजत्व का स्थिर कारक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, मूगा, रक्त, वस्त्र, माणिक्य, राज्य, वन, पर्वत आदि जो वस्तुएं, खेत, जमीन जायदाद जो कह सकते हैं आप, और एवं पिता का कारक है सूर्य, स्थिर कारकों में। अब यहाँ पर आप सूर्य को कैसे लागू करेंगे, तो इन सब का वर्णन हम आपको अगले वाले वीडियो में बताएंगे। सूर्य का कारक ये है, चंद्र का कारक क्या है, वह सब कारकों का परिचय देंगे। इसमें मात्र थोड़ा सा दिग्दर्शन कर दिया गया है कि कारक 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थिर कारक और एक भाव कारक। तो स्थिर कारक एवं भाव कारक के बारे में थोड़ा परिचय आपने सुना। तो हो सकता है आपको इसमें कोई शंका हो,
अगर आपके मन में किसी प्रकार की शंका हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। स्थिर कारक का वर्णन आगे करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। हर हर महादेव।